हम सबके चहीते रस्किन बॉन्ड साहब कहते हैं कि जिंदगी में फ्रेश स्टार्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, पर नए डायरेक्शंस जरूर होते हैं, और वो भी हमेशा। तो इस बार रुक करते हैं उन्हीं के शहर, उत्तराखंड के पॉपुलर हिल स्टेशंस में से एक और क्वीन ऑफ हिल्स कहे जाने वाले मसूरी के डायरेक्शन में। आज के एपिसोड में हम वो सब कुछ जानेंगे जो आपके अगले मसूरी ट्रिप को मेमोरेबल बनाने के काम आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूँ फ्रीबर्ड ट्रैवल्स में। मसूरी पहुंचना बहुत ही आसान है। नजदीकी एयरपोर्ट है कैपिटल देहरादून का जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, और देहरादून में ही है नजदीकी रेलवे स्टेशन भी। देहरादून से मसूरी का डिस्टेंस है करीब 30 किलोमीटर, जो कि 1 घंटे में बाय टैक्सी तो कवर किया ही जा सकता है। स्टेट रन बसेस भी अवेलेबल होते हैं जो कि सुबह के 5 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रन करते हैं, और बस का फेयर होता है 80 रुपए। ये मसूरी बस स्टैंड देहरादून रेलवे स्टेशन के बगल में ही है, और देहरादून आईएसबीटी से ये अलग है। देहरादून तक आप इन जगहों से बस लेके सीधे पहुंच सकते हैं। मसूरी आने के सबसे अच्छे मंथ्स होते हैं अप्रैल से लेके जून के महीने तक, जब देश के बाकी हिस्सों में तो भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, पर यहाँ टेम्परेचर प्लेजेंट रहता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, और शाम को ठंडी हवा हर दिन मिल जाती है। जुलाई से सितंबर के समय को ऑफ सीजन माना जाता है, पर तब ये जगह हरियाली से भर जाता है। अगर इन्हीं मंथ्स में आप आ रहे हैं तो कुछ दिन एक्स्ट्रा जरूर रखें। फिर से पीक सीजन स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर से लेके फरवरी तक, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट टाइम होता है। अगर आप लकी हैं तो मसूरी और आसपास के जगहों पे आपको स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। इससे पहले कि हम साइट सीइंग पे चलें, आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर टाइम चाहिए कोई बात नहीं, आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। मसूरी घूमने के लिए 2 दिन का समय काफी होता है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन केम्प्टी फॉल को देखने। मसूरी से इस पॉपुलर जगह का डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, और ये एक बेहद सुंदर रूट है जहाँ आपको जगह जगह रुकने का मन करेगा। मैंने एक एंटॉर्क रेंट पे ले लिया है, ये मुझे मिला बस 500 रुपये में, 500 रुपये पर डे। तो हम मसूरी की साइट सीइंग शुरू करते हैं यहाँ के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन केम्प्टी फॉल से। 3 किलोमीटर बचा हुआ है। रास्ते में से पाइन ट्रीज वगैरह के जंगल मिलते हैं। ये रूट काफ़ी सुंदर रहा है। अभी जो 13 किलोमीटर मैंने कवर किया, उम्मीद है कि बाकी 3 किलोमीटर भी काफ़ी सीनिक होगा। तो चल के देखते हैं केम्प्टी फॉल कैसा है। लेट्स गो। अपनी स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दिया और वाटरफॉल रहा उस तरफ 50 मीटर के करीब आगे। इस एरिया में आपको खुबानी, जिसे एप्रिकॉट कहते हैं, और आड़ू, जिसे पीच कहते हैं, काफ़ी दुकानों में बिकते हुए दिखेंगे। ये रहा केम्प्टी फॉल और रोपवे का पैदल मार्ग, जहाँ से करीब 10 मिनट नीचे उतरना होता है केम्प्टी फॉल के बेस तक पहुँचने के लिए। दोनों तरफ सूवेनियर और रिफ्रेशमेंट्स के कई शॉप्स देखने को मिलेंगे। तो आप रोपवे का टिकट ले सकते हैं, 250 रुपीज़ पर पर्सन। 9 AM to 6 PM टाइम है। यहाँ से आप रोपवे ले सकते हैं और इधर से पैदल जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए रोपवे सर्विस यूज करना सही रहेगा। Now presenting you all the very beautiful Kempty waterfall. पिछला साल इंडिया का अब तक का सबसे गर्म साल यानी वार्मेस्ट ईयर रहा, और IMD के हिसाब से साल 2024 उससे भी गर्म होने वाला है। सीवियर हीटवेव ने सबको परेशान करके रखा है। ऐसे में जो कुछ चीजें एक इंसान को खुश कर सकता है, उनमें से शायद एक है एक वाटर पार्क, और वो नेचुरल और फ्री हो तो क्या ही बात है ना। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे चेंजिंग रूम्स और कपड़े वपड़े मिल जाते हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड होकर नहीं भी आए हैं तो कोई इशू नहीं है। बहुत मज़े कर रहे हैं लोग। आपको अभी जो भीड़ है देख कर लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा भीड़ है, पर ये 50% से भी कम है, ऐसा यहाँ पे लोग बता रहे हैं। आज फ्राइडे का दिन है, पर सैटरडे संडे के दिन यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। मतलब पुल में जितना जगह नहीं है, लोग उतने हो जाते हैं। तो उस साइड जितने लोग हैं ना आगे की तरफ, उतने लोग पीछे भी होते हैं। तो पूरा का पूरा पुल पानी से ही लोगों से भर जाता है। तो मेक श्योर करें वीकेंड में ना आने के लिए और वीकडेज में आने के लिए कोशिश करें। आज से करीब 190 साल पहले एक ब्रिटिश ऑफिसर ने इस जगह को डिस्कवर और डेवलप करने का काम किया।
इस वाटरफॉल में साल भर पानी देखने को मिलता है, तो इस जगह को ब्रिटिश ऑफिसर्स के फैमिलीज लीजर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करने लगे और यहाँ टी पार्टीज भी ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो कैंप और टी ऐसे दो वर्ड्स मिलके कई डेकेड्स के बाद बन जाता है कैंप टी। इस वाटरफॉल की हाइट है करीब 40 फीट। इसलिए मैंने एक चाय का ऑर्डर दे दिया। वो रहा वो पुल जहाँ पे सब नहा रहे थे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है, और अब मैं उससे ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे भी एक पुल बनाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत सुंदर वाटरफॉल है। अरे वाह। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, ये कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोग यहाँ पे भी नहा सकते हैं जैसे कि आप नीचे नहाते हैं। केम्प्टी फॉल्स के सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है रास्ते से नीचे वाला पार्ट जो कि ज्यादा क्राउडेड रहता है और जहां अभी हम गए थे, और एक है ऊपर वाला पार्ट जो कि कंपैरेटिवली पीसफुल रहता है। चलिए जल्दी से इस हिस्से को भी देख लेते हैं। ऊपर आपको पहले ये वाला पुल, फिर ये वाला, फिर ये, उसके ऊपर ये, और उसके बाद थोड़ा चल के जाएंगे तो ये वाला पुल मिलेगा और आखिर में ये लास्ट पॉइंट मिलता है। पानी यहाँ बहुत साफ मिलेगा और जितना आप आगे चलते हुए जाएंगे भीड़ उतनी ही कम होती जाती है। केम्प्टी फॉल्स के बाद आप जा सकते हैं कंपनी गार्डन, जो कि एक बहुत ही सुंदर और वेल मेंटेन्ड गार्डन है। यहाँ बच्चों के लिए तो बहुत कुछ है ही, बड़ों को काफी सुकून वाली फील मिलेगी यहाँ। ये तो किसी जन्नत से कम नहीं। जरा देखिए मेरे दोनों तरफ को। तो इस गार्डन में एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है जो कि एक बहुत ही सुंदर पॉइंट है फोटोग्राफी करने के लिए। ये रहा है ना, काफ़ी सुंदर। और यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स भी हैं जो आपके प्रोफेशनल फ़ोटो भी ले सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, हर तरफ फूल और पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है बहुत सारा, और वाटरफॉल भी, और क्या चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिफिशियल लेक भी है जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ह्यूज सा फूड कोर्ट है, पर उससे भी ख़ास बात है यहाँ पे जितने सारे फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे वो ख़ास है फूड कोर्ट से। और ऊपर एक वैक्स म्यूजियम भी है, चल के देखते हैं। यहाँ आए हुए मुझे 45 मिनट्स टू 1 आवर हो चुका है और मुझे पता भी नहीं चला। तो 50 रुपीज़ जो लेते हैं ना एंट्री फी, वो कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये ज़्यादा है, क्योंकि इन सबके मेंटेनेंस के लिए भी तो बहुत खर्चे होते होंगे। तो 50 रुपीज़ जस्टिफाई होता है यहाँ। बहुत अच्छा लगा, ये भी मिस ना करें। अब चलते हैं दलाई हिल्स पे। मसूरी के इस हिस्से को हैप्पी वैली कहते हैं। इसे मिनी तिब्बत भी कहा जा सकता है क्योंकि ये जगह घर है 5000 से भी ज्यादा तिब्बतियंस का। साल 1959 में जब 14 दलाई लामा तिब्बत से इंडिया आए थे तो वो यहाँ करीब 1 साल रुके थे, धर्मशाला में बसने से पहले। और ये इंडिया में शायद पहला ऐसा बुद्धिस्ट श्राइन है जहाँ उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है। मैं ना बहुत खुश हो गया था कि बहुत आसानी से पहुंच गया बुद्धा टेम्पल, पर जैसा कि मैंने सुना था ट्रैक करना ही पड़ेगा। ये रहा बुद्धा टेम्पल और वो रहा दलाई हिल्स। तो मैं देखता हूँ कितना टाइम लगता है वहाँ तक ट्रैक करके जाने के लिए। मैंने नींबू सोडा वाले भैया से कंफर्म किया कि बस 400 मीटर या 10 मिनट की चढ़ाई है, जो कि आराम से किया जा सकता है। ऊपर आपको बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स देखने को मिलेंगे जो यहाँ के वातावरण को पॉजिटिव वाइब से भर देते हैं। और भगवान बुद्ध की ये मूर्ति भी देखने को मिलेगी जिसे यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है ताकि वो इस जगह को हर प्रकार की आपदा से बचा सकें। तो इस तरफ और ट्रैक करके जा सकते हैं हम आगे, जो कि हम जरूर करने वाले हैं। देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा आता है। यहाँ से तो ऑलरेडी बहुत ही अमेजिंग व्यू आने लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा संभल के उतरना होगा।
इस जगह से गढ़वाल हिमालयन रेंजेस का बड़ा सुंदर व्यू देखने को मिलता है और राइट हैंड साइड पे नीचे आपको लबासना या लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्लेग्राउंड भी देखने को मिलता है। आईएएस के सिविल सर्विस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यहीं पे तो होती है। अगर टाइम बचा है तो आप गन हिल जा सकते हैं, जो कि मसूरी का दूसरा हाईएस्ट पॉइंट है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ एक गन हुआ करता था जिसे दिन के 12 बजे हर दिन चलाया जाता था ताकि लोग अपने अपने घड़ियों में टाइम सेट कर सकें। आज इस जगह पे कुछ दुकान हैं और करने के लिए कुछ एक्टिविटीज भी हैं। ऊपर तक आप पैदल और रोपवे से पहुंच सकते हैं। रोपवे का टिकट प्राइस होता है 220 रुपए पर पर्सन और इसके लिए आपको माल लोड के झूलाघर पहुंचना होता है। इसके अलावा सनसेट देखने के लिए यहाँ की सबसे अच्छी जगह है लाल टिब्बा, जो कि मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट भी है। मसूरी से लैंडोर का अल्टीट्यूड करीब 300 मीटर जाता है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है और स्नोफॉल भी मसूरी से दुगना होता है नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो। लाल टिब्बा में है ये लाल टिब्बा बाइनोकुलर एंड कैफे। ये कहते हैं इनकी स्पेशलिटी है कॉफी और सैंडविच। आप यहाँ कुछ ऑर्डर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बस व्यू के लिए आते हैं या बाइनोकुलर यूज करके स्वर्गारोहिणी या बंदरपूंछ जैसे पीक्स को देखना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए देने होते हैं। सनसेट के टाइम पे आसमान बिल्कुल लाल सा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस जगह को लाल टिब्बा कहा जाता है। लैंडोर में आप नेचर के बीच वॉक कर सकते हैं, 4 दुकान में कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं और संडे का दिन हो तो कैलॉक मेमोरियल चर्च के अंदर भी जा सकते हैं, नहीं तो बाहर से तो देख ही सकते हैं। यहाँ पे ब्रिटिशर्स को हिंदी सिखाया जाता था और मैंने सुना कि आज भी वो लैंग्वेज स्कूल ऑपरेशनल है। उसके अलावा लैंडोर इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ ग्रेट ऑथर रस्किन बॉन्ड रहते हैं। पहले वो सैटरडे के दिन कैम्ब्रिज बुक डिपो पे 1-2 घंटे के लिए लोगों से मिलते थे, पर बढ़ती उम्र की वजह से आजकल वो लोगों से नहीं मिलते। पर उनके ऑटोग्राफ बुक्स आपको कैम्ब्रिज बुक डिपो पे मिल जाएगा, जो कि माल रोड पे ही है। मसूरी की सबसे हैपनिंग जगह है यहाँ का माल रोड, जो कि 2 किलोमीटर लंबा है। यहाँ आपको शॉपिंग और खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। आपके मसूरी ट्रिप के इवनिंग्स में यहाँ पर लीजरली वॉक्स पे आना बिल्कुल मिस ना करें। माल रोड परफेक्ट है स्ट्रीट फूड्स टेस्ट करने के लिए और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की शॉपिंग करने के लिए भी। इस रोड पे रेंटेड बाइक्स और स्कूटीज अलाउड नहीं हैं, पर आप एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए रिक्शे का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आप दूसरे दिन की शुरुआत कर सकते हैं क्राइस्ट चर्च से, जो कि लाइब्रेरी चौक के पास ही है। इसे बनाया गया था साल 1836 में, जो इसे बनाता है हिमालयन रीजन का द ओल्डेस्ट। अगर आपका मूड ट्रैक करने का हो रहा है तो एक इजी सा ट्रैक है जॉर्ज एवरेस्ट पीक का ट्रैक, जो आप शुरू कर सकते हैं हाथी पांव चौक से और वहां से ट्रैक का डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर का। जॉर्ज एवरेस्ट दरअसल साल 1830 से 1843 तक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया रहे और ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी हेड किया, जिन्होंने इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट से लेके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक के डिस्टेंस के साथ साथ माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा जैसे माउंटेन पीक्स की हाइट पता की। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि माउंट एवरेस्ट की खोज में ना शामिल होने और उसकी हाइट पता ना करने के बावजूद उसे जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे ही नामित किया गया है। केम्प्टी फॉल्स के अलावा 2 और पॉपुलर वाटरफॉल्स हैं, झड़ीपानी फॉल्स और भट्टा फॉल्स, जो कि मसूरी से 9 किलोमीटर और 5.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अब चलते हैं मसूरी के भीड़ भाड़ से दूर एक ऑफबीट लेकिन धीरे धीरे ट्रेंडिंग होता जा रहा धनौल्टी के तरफ। डिस्टेंस है लगभग 30 किलोमीटर का और इस रूट को मैं सिंपली मैजिकल कहूँगा। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं धनौल्टी और कुछ ऐसा है नज़ारा। तो मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए रुका हूँ और उनकी
उनके पास रूम्स भी हैं अवेलेबल। तो 800 रुपये से शुरू हो जाता है रूम का रेट। मसूरी बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है, पीक सीजन में तो हद से ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आपको एक पीसफुल जगह चाहिए तो धनौल्टी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे भी आपको उसी तरह के ही व्यूज़ मिलेंगे और रूम के रेट मसूरी से सस्ते होंगे और ये ज़्यादा पीसफुल होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं। धनौल्टी के 2 सबसे पॉपुलर जगहों में से पहला है माता सुरकंडा जी का मंदिर। कनाताल के रास्ते आप 8 किलोमीटर जाके पहुंचते हैं कद्दू खाल नाम की जगह पे, जहां से रोपवे के माध्यम से या 2 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप माता जी के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। सुरकुट पर्वत पर स्थित ये मंदिर माता पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और माता जी की मूर्ति को एक स्वयंभू दिव्य शिला से बनाई गई है। रोपवे में बहुत ही तेज हवा चल रही थी तो काफ़ी डर लग रहा था, बट क्या ही कर सकते थे। तो 2 वे का टिकट उन्होंने नहीं दिया और 1 वे का ही टिकट दिया। 205 रुपये दोनों साइड का टिकट होता है, तो वो हाफ प्राइस भी ले रहे थे। चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं। आप मेरे पीछे मंदिर देख पा रहे हैं और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे और शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। तो मैं वापस धनौल्टी आ चुका हूँ और रास्ते में ही आता है यहाँ का मेन अट्रैक्शन, सबसे मेन अट्रैक्शन इको पार्क। लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, आप देख सकते हैं। टिकट काउंटर में पता करते हैं कि टिकट का प्राइस क्या है और वो UPI एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो इको पार्क बंद हो चुका है और वहाँ पे जो टिकट काउंटर में बैठे थे अधिकारी वो खुद बोल रहे हैं कि देखने के लिए कुछ नहीं है, बाहर से जो दिख रहा है वही है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, बाहर से ही मैं वीडियो बना लेता हूँ और देख लेता हूँ क्या है। तो ये जो रोडोडेंड्रन और पाइन ट्रीज आप देख रहे हैं ना बाहर जैसे, ये अंदर भी है, पर अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। घोड़े वोड़े भी हैं कुछ यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग आप कर सकते हैं। आके अच्छा लगेगा, आपको धनौल्टी पसंद आएगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक्स और इवनिंग वॉक्स पसंद करते हैं तो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। मैं तो अभी निकलता हूँ मसूरी की तरफ। एक भाई ने मुझे बताया कि हिमगिरी कैंप्स में आप 1000 रुपए देके कैंप्स में स्टे कर सकते हैं, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होता है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, पर मुझे अभी निकलना पड़ेगा मसूरी की तरफ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट करके प्लीज पूछ लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बिल्कुल सही वक्त है कर लेने का। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।